आज हम अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हल कर रहे हैं। मॉडल पेपर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का मॉडल पेपर सेकंड नंबर पहला मॉडल पेपर डाला जा चुका है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। विज्ञान विषय का क्लास 10 है अपनी। तो समय है अपना 2 घंटा 45 मिनट और 80 नंबर का पूर्णांक होगा। इस तरीके का प्रश्न पत्र हमारे सामने आएगा। बहुविकल्पीय प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव होंगे अबसद में हमें उत्तर देने हैं। निम्नलिखित प्रश्नों का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखना है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है किसके लिए? जल वहन के लिए। पौधे की जड़ से लेकर पत्तियों तक पानी पहुंचाने का काम पौधों में जो करता है उसको कहते हैं जाइलम। तो जाइलम जो कार्य करता है वो है जल का वहन करना। पारुवेट के विखंडन से ये कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा देता है और ये क्रिया क्या कहलाती है? ये क्रिया है वो कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य का खाली स्थान क्या कहलाता है? सिनेप्स। इसका आंसर हमारा 4 नंबर सिनेप्स हो जाएगा। अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित हार्मोन इंसुलिन हार्मोन होता है, तो ये हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। अवतल लेंस के सामने जो रखी वस्तु है उसका प्रतिबिंब सदैव हमेशा आभासी और सीधा होता है, तो सेकंड नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी r के मध्य क्या संबंध दर्शाया जा सकता है? क्या संबंध हो सकता है? तो इसके लिए हमारा 4 नंबर यानी r बराबर 2f यानी जो फोकस दूरी है वो दुगुनी होती है। वक्रता त्रिज्या के बराबर दुगुनी फोकस दूरी होती है, तो r बराबर 2f। विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो ये एमीटर कहलाता है। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर कहलाता है। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर कहलाता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली जो युक्ति है उसको जनित्र कहते हैं। और अगर इसकी जगह आ जाए कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला जो युक्ति है वो है मोटर, तो अब हमें पूछा कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला तो हुआ जनित्र। एक अभिक्रिया दी हुई है 2H2 + O2 बराबर हमें प्राप्त हुआ है 2H2 यानी पानी के 2 अणु प्राप्त हुए हैं। तो ये अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? तो ये संयोजन अभिक्रिया होगी, क्योंकि 2 हाइड्रोजन के अणु जुड़ के और 1 ऑक्सीजन का अणु जुड़ के क्या बना दिया? पानी के 2 अणु बना दिए। H2 पानी का सूत्र है, तो ये संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। कोई विलियम लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका pH मान संभवतः 10 के करीब होता है। कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है तो यौगिक जल में विलय है। ये तत्व है वो क्या हो सकता है? तो ये जो तत्व है ये सिलिकॉन है। सिलिकॉन 3 नंबर पर अपना ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है अब हमें। प्राग नलिका का बीजांड और वृद्धि करना उदाहरण है रसायन अनुवर्तन का। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान रंध्रों द्वारा होता है, तो इस जगह खाली स्थान में हम रंध्र भरेंगे। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है, तो एक दिशाई। हिमाचल प्रदेश में नहर प्रणाली को स्थानीय नाम में क्या बोला जाता है? तो कुलह बोला जाता है, स्थानीय भाषा में कुलह। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ होता है उसके केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है, तो रिक्त स्थान में ध्रुव भरना है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम कहलाता है। अति लघुत्तरात्मक प्रश्न जिनका उत्तर हमें एक शब्द या पंक्ति में देना है। किन्हीं 2 एक कोशिकीय जीवों के नाम लिखने हैं, तो एक कोशिकीय जीव अमीबा और पैरामीशियम। पादपों में वृद्धि को संदमन करने वाले हार्मोन का नाम है वो है एबेसिक अम्ल। कृत्रिम पारितंत्र के 2 उदाहरण बगीचा और खेत। चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई? चिपको आंदोलन वही आंदोलन जहाँ पेड़ों को वह महिलाएं चिपक जाती हैं और बचाती हैं, तो चिपको आंदोलन 1973 के करीब
उत्तराखंड के गढ़वाल जिले के रैनी गांव से शुरू हुआ था। तो हम कह सकते हैं कि हिमालय की ऊंची पहाड़ी श्रृंखलाओं में गढ़वाल के रैनी गांव से। कैलिफॉर्म क्या है? मानव की आंत में पाया जाने वाला एक जीवाणु है और जिसकी उपस्थिति से जल को दूषित करती है, जिनकी उपस्थिति जल को प्रदूषित कर देती। किसी तार का प्रतिरोध किन किन कारणों पर निर्भर करता है? ताप का प्रतिरोध। तो ताप का प्रतिरोध उसकी लंबाई है, अनुप्रस्थ काट है, क्षेत्रफल है, पदार्थ की प्रकृति कैसी है इस पर निर्भर करती है। चालक की लंबाई, अनुप्रस्थ काट, क्षेत्रफल और चालक के प्रकृति पे। MRI का पूरा नाम क्या है? तो मैग्नेटिक रिजोनेंस और इमेजिंग, या कहें कि चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन। प्रेरित धारा की दिशा किस नियम से जानी जाती है? तो फ्लेमिंग के दक्षिणी हस्त नियम से जानी जाती है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो है कि KOH 5 ml विलियम H2SO4 के 4 ml विलियम से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यदि हम KOH के उसी विलियम का 10 ml लें तो उस उदासीन करने के लिए H2SO4 के उसी विलियम की कितनी मात्रा की आवश्यकता हमें होगी? तो इसके लिए हमें 8 ml की जरूरत पड़ेगी। धामन सोडा का रासायनिक सूत्र लिखिए। आपको धामन सोडा, बेकिंग सोडा दोनों के सूत्र याद होने चाहिए। तो धामन सोडा कपड़ा धोने वाले सोडा का सूत्र है Na2CO3 10H2, पानी के 10 अणु, Na2CO3 10H2। शुद्ध जल उदासीन होता है क्योंकि इसका जो pH मान है वो 7 होता है, तो शुद्ध जल उदासीन होता है। 2 संश्लेषित सूचकों के नाम लिखने हैं। तो मैथिल ऑरेंज और फिनोल्फ्थालीन, ये दोनों हो गए संश्लेषित सूचक। नेक्स्ट जो अपना खंड होगा वो होगा व, और लघुत्तरात्मक प्रश्न होंगे 4 से 16 तक के प्रश्न हैं और उनके उत्तर हमें 50 शब्द में देना है। बचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए शुद्रांत को कैसे अभिकल्पित किया जा सकता है? शुद्रांत यानी आंत। शुद्रांत को छोटी आंत के आंतरिक स्तर पर अनेक अंगुली नुमा प्रकार होते प्रवर्ध होते हैं जिन्हें दीर्घ रोम कहते हैं, और ये अवशोषण का जो सतही क्षेत्रफल है उसको बढ़ा देते हैं। दीर्घ रोम के रुधिर वाहिकाओं की बहुतायता होती है इसमें, जो भोजन को अवशोषित करके शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचा देते हैं। अतः शुद्रांत को पचे हुए भोजन के अवशोषण का स्तंभ माना जाता है। यानी छोटी आंत है वो भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है क्योंकि इसमें अंगुली के समान प्रवर्ध होते हैं जो दीर्घ रोम कहलाते हैं, और ये अवशोषण की जो सतह होती है उसका क्षेत्रफल है उसको बढ़ा देते हैं, और यहाँ भोजन अवशोषित होकर शरीर की हर कोशिका तक पहुँच जाता है। इसलिए शरीर में या आंत में छोटी आंत का अवशोषण में प्रमुख योगदान है। समजात और समरूप जो अंग हैं, किसी इनमें अंतर बताना है। समजात अंग किसे कहते हैं पहले ये बताना है। उदाहरण भी देना। समजात अंग ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति समान हो लेकिन कार्य उनके भिन्न हो तो उन्हें कहते हैं समजात अंग। जैसे पक्षी के पंख और घोड़े के अग्रपाद, ये समजात अंग कहलाते हैं क्योंकि इनकी उत्पत्ति है, मूल जो उत्पत्ति है वो समान है, भले इनके कार्य समान नहीं, क्योंकि पक्षी के पंख वो उड़ने के काम आते हैं, घोड़े के जो आगे की टांगें हैं वो उड़ने के काम नहीं आती। समरूप अंग कौन से होते हैं? ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति भिन्न भिन्न हो और कार्य समान हो। उत्पत्ति तो भिन्न हो, कार्य समान हो, समरूप अंग या समवर्ती अंग कहलाते हैं। जैसे चमगादड़ के पंख और पक्षी के पंख दोनों के ही उड़ने के काम आते हैं, लेकिन इनकी जो मूल उत्पत्ति है वो समान नहीं है। कृत्रिम चयन द्वारा जंगली गोभी से विभिन्न सब्जियों का विकास किस प्रकार हुआ? तो कृत्रिम जंगली गोभी को एक खाद्य गोभी के रूप में उगाया था। किसान ने इसकी पत्तियों के बीच की दूरी कम करके पत्ता गोभी का विकास किया। इसी तरह पुष्पों की वृद्धि को रोककर ब्रोकली विकसित की गई। ब्रोकली उसकी भी जो सब्जी बनती है, तो ब्रोकली का विकास किस प्रकार किया गया ये हमने देख लिया। बंद पुष्पों से फूल गोभी विकसित हुई। कुछ किसानों के फूले हुए भाग का चयन किया तो गांठ गोभी विकसित हो गई। कई किसानों ने केवल चौड़ी पत्तियों को ही पसंद किया तो केल नामक सब्जी का विकास हो गया। तो इस प्रकार से
विकास हुआ। पारितंत्र में अपवार्जकों की क्या भूमिका है? पारितंत्र में जीवाणु और सूक्ष्म जीव अपवार्जकों का कार्य करते हैं और ये पेड़ पौधों व जीव जंतुओं का जैव निम्नीकरण पदार्थों का अपघटन कर उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं। इस प्रकार अपमार्जक वातावरण को स्वच्छ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, वाहनों में पार्श्व यानी पीछे देखने वाला दर्पण, वाहनों में यानी गाड़ियों में पीछे देखने वाला जो दर्पण होता है उसके रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग ही क्यों किया जाता है? तो इसके कारण है कि उत्तल दर्पण में सदैव प्रतिबिंब बहुत सीधा दिखाई देता है, तो ड्राइवर को आसानी रहती पीछे का दृश्य देखने में। दूसरा है कि उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है, यानी जो चीज़ छोटी है वो भी बड़ी दिखाई देती है, तो ड्राइवर को आसानी से दिखाई दे जाती है, जिसके फलस्वरूप बड़े क्षेत्र को स्पष्ट देखा जा सकता है। अब हमें सुमेलित करने वाला प्रश्न हल करना है। निम्न को सुमेलित कीजिए। तो हम सुमेलित कर लेते हैं। विद्युत धारा को ऑप्शन डी से सुमेलित करेंगे। I बराबर Q बटा टी से, I बराबर Q बटा टी से। विभवांतर को हम C से सुमेलित करेंगे। V बराबर Q बटा V बराबर W बटा Q। प्रतिरोधकता को हम B से सुमेलित करेंगे, तो P बराबर RA बटा L। ओम के नियम को हम A से शामिल करेंगे, तो V बराबर I गुणा R। नेक्स्ट जो हमारा है कि किसी चालक के सिरों का विभवांतर किन बातों पे निर्भर करता है? कोई चालक है, उसके सिरों का विभवांतर किन बातों पे निर्भर करता है? आवश्यक सूत्र भी लिखना है। चालक के सिरों का विभवांतर V, चालक में प्रवाहित धारा होती है I और प्रतिरोध होता है R के अनुक्रमानुपाती होता है, तो इसका सूत्र हो जाएगा विभवांतर बराबर V बराबर IR। तो चालक में प्रवाहित धारा I कहलाती है, चालक का प्रतिरोध है वो R से संकेत करता है। फ्लेमिंग के दक्षिणी हस्त नियम को स्पष्ट करना है, तो अपने दाएं हाथ की तर्जनी अंगुली, मध्यमा अंगुली और अंगूठे को इस प्रकार से फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो जाएं, और यदि ये तीनों लंबवत हो जाएं तो मध्यमा जो अंगुली है लंबवत हो जाए। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा अंगूठा चालक की गति की दिशा की ओर संकेत करता है, तो मध्यमा जो है वो चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को बताएगी। किसी पदार्थ X के विलियम का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। कोई पदार्थ है X, उसके विलियम का उपयोग दीवारों पे सफेदी करने के काम आता है। पदार्थ X का नाम लिखना है, सूत्र भी बताना है। दूसरा है ऊपर 1 में लिए पदार्थ X की जल के साथ अभिक्रिया भी लिखनी है कि अगर उसको पानी में मिलाएं तो क्या अभिक्रिया हो। तो पहले हम देख लेते हैं कि जो पदार्थ X क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है, यानी सूखा चूना है, जिसका हम कल यानी सफ़ेदी करने के काम में लेते हैं दीवारों पर। इसका रासायनिक सूत्र है CaO, बड़ा ही सरल सूत्र है CaO की जल के साथ अभिक्रिया लिखनी है, तो CaO प्लस H2 पानी होता है, तो ये क्या बन जाएगा CaOH2। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाना है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के अणु किसी एक अणु अथवा समूह के स्थान पर कोई दूसरा अणु या समूह आ जाता है, एक अणु की जगह दूसरा अणु ले लेता है और उसको अणु को दूसरी जगह भगा देता है, यानी विस्थापित कर देता है, तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण समझ लेते हैं। F यानी आयरन प्लस CuSO4 के साथ अभिक्रिया करता है, तो ये खुद तो इसके साथ जुड़ जाता है FeSO4 के साथ, और Cu को बाहर कर देता है, अलग कर देता है, तो ये विस्थापन हुआ कि Fe ने Cu को विस्थापित कर दिया। इस अभिक्रिया में Fe यानी आयरन ने दूसरे तत्व Cu कॉपर को CuSO4 के विलियम से निकाल दिया, विस्थापित कर दिया।
तांबे की विद्युत अपघटनी परिष्करण का नामांकित चित्र बताना है हमें। तो ये ऊपर कुंजी, इधर कैथोड, इधर एनोड, प्लस वाला एनोड, माइनस वाला कैथोड। अम्लीकृत कॉपर सल्फेट का विलयन यहाँ भर लिया, यहाँ Cu, और ये टैंक है, ये अपद्रव्य है, यानी यहाँ नीचे परिष्कृत हो गया, ये जमा हो गया, तो ये एनोड पंख कहलाएगा। तांबे का विद्युत अपघटनी परिष्करण दिखाया गया है ऊपर। लवण के विलियम की चालकता की जांच करने हेतु नामांकित चित्र बनाना है। तो इसके लिए हम इस प्रकार की बैटरी लेंगे, इसमें ये एक बीकर लेंगे, ये इसमें बैटरी लगाएंगे, ये बल्ब लगाएंगे और ये स्विच लगा देंगे। बीकर, ग्रेफाइट की छड़ रख देंगे इसमें। ये लवण का विलियम होगा। थर्मिट अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो थर्मिट अभिक्रिया देख लेते हैं। जब एल्यूमिनियम धातु को आयरन ऑक्साइड के साथ गर्म करके अभिक्रिया कराई जाती है तो उसे थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। इससे प्राप्त लोहे का उपयोग रेल की पटरी या मशीनरी पुर्जे हैं उनकी दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। तो Fe2O3 2Al यानी एल्यूमिनियम, तो 2Fe प्राप्त होगा और Al2O3 प्राप्त होगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। नेक्स्ट होगा जो हमारा सैखंड होगा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे 17 से 20 तक के। तो भिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज का विखंडन किस प्रकार का होता है? तो ग्लूकोज के विखंडन को समझ लेते हैं। ये ग्लूकोज का अणु है, पायरुवेट के साथ अभिक्रिया करता है। तो जब ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में करेगा तो क्या बनेगा? जब ऑक्सीजन का अभाव होगा तो किस प्रकार की अभिक्रिया होगी, क्या हमें प्राप्त होगा? ऑक्सीजन की उपस्थिति में किस प्रकार से काम करेगा? तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कर लेते हैं। तो इसको देख लेते हैं पहले जूम करके। तो एथिलीन ईस्ट में होती है इस प्रकार की क्रिया, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति वाली। एथेनॉल प्राप्त हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुआ, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति वाला ईस्ट में हुआ, एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुआ, प्लस ऊर्जा प्राप्त हुई 2 कार्बन अणु। और ऑक्सीजन का अभाव हो तो ये हमारी पेशी कोशिका में होता है, लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा और कार्बन के 3 अणु प्राप्त हो गए। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा प्राप्त होगी हमें। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न होगा वो अथवा में कि मनुष्य की छोटी आंत में भोजन का पाचन किस प्रकार से होता है? ये हमने ऊपर देख लिया, छोटी आंत वाला भोजन का पाचन और फिर अवशोषण। मनुष्य में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है? आरेख बनाकर समझाना है। तो मानव में अधिकतर गुणसूत्र माता पिता के गुणसूत्रों के प्रतिरूपी होते हैं। इनकी संख्या 22 जोड़ों में होती है, परंतु एक जोड़ा लिंग गुणसूत्र होता है। पिता में एक जो गुणसूत्र होता है वो X का और दूसरा होता है Y का। इसी प्रकार माता में दोनों गुणसूत्र X ही होते हैं, अतः X और Y स्त्री के XX लिंग गुणसूत्र से मिलते हैं तो सभी तब बच्चे जो प्राप्त होंगे वो XX से लड़की और Y से जब होगा तो जो संतान प्राप्त होगी वो पुत्र यानी लड़का। तो X गुणसूत्र वंशानुगत हुआ जब लड़की, जबकि Y गुणसूत्र प्राप्त हुआ तो लड़का। इसको डायग्राम से देख लेते हैं। ये पुरुष कोशिका, ये स्त्री कोशिका। तो पुरुष कोशिका में 44 X और Y और महिला स्त्री कोशिका में X प्लस XX 44 प्लस XX, तो ये 22X और एक हो गया 22Y। 44 को डिवाइड किया 2 में, युग्मक बना लिए, इनको युग्मक बोलते हैं। और स्त्री में X और दूसरा भी 22X, तो X को इस X से किया तो 44XX प्राप्त हुआ। जब इस X ये Y को इस X से किया तो X और Y प्राप्त हुआ। जब इस X
को इस अक्ष से किया तो ये एक्स अक्ष प्राप्त हुआ, और जब इस वाई को इस अक्ष से किया तो एक्स वाई प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से हमें समयुग्मजी लिंग गुणसूत्र और विषम लिंगमजी गुणसूत्र प्राप्त होते हैं। जीवाश्म में क्या है, ये जैव विकास के प्रक्रम को क्या दर्शाते हैं। 8वां प्रश्न, विद्युत जनित्र का नामांकित चित्र। ये पहले मॉडल में भी हमने देखा था। पहले मॉडल पेपर में विद्युत जनित्र का नामांकित चित्र बनाते हुए इसकी कार्य प्रणाली को समझाना है। तो इस प्रकार से आपको एन और एस, नॉर्थ और साउथ को दर्शाते हुए इस प्रकार से आप विद्युत जनित्र कार्य प्रणाली को दर्शाएं। ये कुंडली ABCD कुंडली विद्युत मोटर का नामांकित चित्र बनाते हुए इसकी बनावट का वर्णन कीजिए। अपचयन तथा उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया को उदाहरण देकर समझाइए तथा बताइए कि निम्न समीकरण में से किस पदार्थ का अपचयन, किसका तो उपचयन हुआ और किसका अपचयन हुआ, ये भी बताना है। तो हम देख लेते हैं पहले आप उपचयन अभिक्रिया क्या होती है। वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का योग हो, यहाँ यानी जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ती हो तथा हाइड्रोजन है वो निष्कासित होता हो, हाइड्रोजन निकलती हो, तो उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे 2Mg में जोड़ा O2, ऑक्सीजन को जोड़ा तो MgO प्राप्त हुई, या उपचयन हुआ है यहाँ। नेक्स्ट अपचयन का देख लेते हैं। वे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का निष्कासन हो, यानी ऑक्सीजन निकलती हो और हाइड्रोजन जुड़ती हो, तो अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे CuO+H2, तो Cu+H2 ये अपचयन अभिक्रिया हुई। एक अभिक्रिया है जिसमें दोनों हुई है, उपचयन और अपचयन, तो इसमें इस अभिक्रिया में आप देख सकते हैं अपचयन, क्योंकि MO2 MCl2 में अपचयित हुआ है और HCl2 में उपचयित हुआ है। 8वां में प्रश्न है, एक भूरे रंग के चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। एक भूरे रंग का चमकदार तत्व है X, जिसको वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो काले रंग का हो जाता है। तो वो तत्व बताना है। तत्व X, उस काले रंग के यौगिक का नाम लिखना है, आवश्यक समीकरण भी देना है। तत्व X का काले रंग के यौगिक में अपचयन का नामांकित चित्र भी बनाना है। 3 चीज़ें बतानी इसमें। खंड द है निबंधात्मक प्रश्नों वाला, इसमें मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाना है। मस्तिष्क का नामांकित चित्र, मस्तिष्क के विभिन्न भागों के नाम भी लिखने हैं और उनके कार्य भी बताने हैं। कार्य भी लिखें। मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाओं को किस नाम से जानते हैं, ये भी बताना है। तो ये मस्तिष्क का मानचित्र, नामांकित चित्र हुआ। अग्र मस्तिष्क, तो अग्र मस्तिष्क का कार्य बताना है कि अग्र मस्तिष्क कौन कौन से कार्य करता है। सोचने का, संवेदना ग्रहण करने का, सुनने का, सूंघने का, देखने का, भूख प्यास नींद भूख प्यास नींद आदि पे नियंत्रण करने का कार्य भी अग्र मस्तिष्क करता है। अब मध्य मस्तिष्क को देख लेते हैं। मध्य मस्तिष्क क्या कार्य करता है। दृष्टि और श्रवण जो उद्दीपन है उनको नियंत्रित करने का कार्य मध्य मस्तिष्क ही करता है। पश्चिम मस्तिष्क शरीर को संतुलित बनाना, अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करना, और फिर है कपाल तंत्रिकाएं। 8वां में जो प्रश्न है वो है प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं। प्रतिवर्ती चाप का नामांकित चित्र बनाना है। प्रतिवर्ती क्रिया, प्रतिवर्ती चाप, और प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं ये भी बताना। 3 प्रश्न है। नेक्स्ट जो है वक्रता केंद्र को परिभाषित कीजिए। जब वस्तु को अवतल दर्पण के सामने C और F के मध्य रखा जाता है तो बनने वाले प्रतिबिंब किरण आरेख बनाइए तथा इसकी प्रकृति भी लिखिए। लेंस का सूत्र लिखना है। ये 3 बातें इसमें बतानी है। वक्रता केंद्र को परिभाषित करना। पहले वक्रता को देख लेते हैं। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है। इस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। अब ये इसका आरेख बनाया हुआ है।
और तो प्रतिबिंब की जो आकृति हमें प्राप्त हुई है वो हुई है वास्तविक और उल्टा। जब इस प्रकार का आरेख हम बनाएंगे तो हमें किस प्रकार का प्रतिबिंब प्राप्त होगा, वास्तविक और उल्टा। अब लेंस का सूत्र देख लेते हैं। तो लेंस का सूत्र 1/v बराबर 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। अथवा में जो प्रश्न है वो है अवतल और उत्तल दर्पण में अंतर बताना है। अवतल और उत्तल दर्पण में अंतर। जब वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने अनंत यानी 2f के मध्य में रखा जाता है तो बनने वाले प्रतिबिंब का किरण आरेख बनाते हुए इस प्रकृति को बतानी है। ये हमेशा छोटा, सीधा और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करेंगे ये भी बताना है। कलोर क्षार अभिक्रिया किसे कहते हैं, कलोर क्षार अभिक्रिया। दूसरा इसमें पूछा है कि क्या होता है जब चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड, चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाए। तो ये चित्र भी बनाना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र बताना है। तो पहले हम कलोर क्षार अभिक्रिया देख लेते हैं। तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देता है, उत्पन्न कर देता है। तो इस अभिक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। तो चूने के पानी में CO2 गैस प्रवाहित करने पर CO2 का CaCO3 का श्वेत अवशेप प्राप्त हो जाता है हमें। तो इस प्रकार से दिखाया हुआ है। इसको देखें आप, एक प्रखनली ले ली, स्टैंड के सहारे उसको खड़ा कर दिया, कॉर्क से उसका मुंह है वो बंद कर दिया। तो ये जो प्रखनली है इसमें क्या क्या लिया गया है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करी है। तो पहले क्या लिया, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया है। ये तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित किए। तो सोडियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हुआ हमें। ये प्रखनली, ये निकास नली इधर से। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से कार्बन हाइड्रोक्साइड गैस को गुजार रहे हैं। तो अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र CaCO4 1/2 H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaCO4 1/2 H2O, पानी का आधा अणु। अथवा में प्रश्न है कि धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर कौन सी गैस का निर्माण होता है। धातु के साथ अम्ल की क्रिया करवाएं तो कौन सी गैस बनती है। जिंक के टुकड़ों के साथ तनु H2SO4 की अभिक्रिया का नामांकित चित्र बनाना है। गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे कि कौन सी गैस हमें प्राप्त हुई। इस प्रकार से हमने ये सेकंड नंबर का मॉडल पेपर आपके लिए हल किया है। मुझे उम्मीद है कि ये परीक्षा में आपको ज़रूर मदद करेगा। इस मॉडल पेपर को आप बार बार अभ्यास करें। एग्ज़ाम देने से पहले कई बार इस मॉडल पेपर का अभ्यास कर लें। मेरी शुभकामना आपके साथ है। थैंक यू वेरी मच।